गोलियों की आवाज सुनते ही घर के बाहर खड़े तीनों फौजी तुरंत अंदर की तरफ दौड़ने लगते हैं और जैसे ही अंदर वाले कमरे में पहुंचते हैं उनकी नजर धुएं के बीच खड़े अपने मेजर साहब के ऊपर पड़ती है। 55 RR का एक महाशक्तिशाली मेजर जो एक हाथ से अपनी बंदूक को फर्श की तरफ ताने दूसरे हाथ से अपने फौजियों की तरफ चुप रहने का इशारा कर रहा था। कोई 15 मिनट और इंतजार करने के बाद दो फौजी लकड़ी के फ्लोर में बने एक छोटे से दरवाजे को खोलते हैं। अपनी राइफल्स को आगे की तरफ ताने अत्यंत सावधानी के साथ घर के नीचे बने बेसमेंट में घुस जाते हैं और इसके ठीक 2 मिनट बाद राष्ट्रीय राइफल्स के रेडियो पर एक मैसेज सुनाई देता है। बेसमेंट ऑल क्लियर। विभू सर ने दोनों को अकेले मार गिराया। आई रिपीट, विभू सर ने दोनों को अकेले मार गिराया। सीआरपीएफ के ऊपर हुए इस हमले की खबर न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया के देखो साला कितना बड़ा भगोड़ा था, अपनी टीम को मौत के मुंह में छोड़ के खुद पीछे हो गया। तब कैसा लगेगा तुम्हें? बेबी शर्म आएगी तुम्हें मेरे ऊपर? शर्म। Dream of watching you fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more, I shoot you with fire. You gotta keep running if you want to survive. 'Cause every night I dream of watching you. पूरे 3 दिनों तक सर्च ऑपरेशन और कई संदिग्धों से पूछताछ करने के बाद आखिरकार 55 RR को वो ब्रेक मिल ही गया था। वो ब्रेक जिसका इंतजार कश्मीर में पोस्टेड हर फौजी अत्यंत बेसब्री से कर रहा था। 11:30 बजे अपने सीओ से अनुमति लेने के बाद मेजर रिबू और मेजर सौरभ पाटनी 3 जवानों की टीम्स के साथ टारगेट लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। साउथ कश्मीर में आज की शाम ताजा बर्फबारी हुई थी और चारों तरफ बर्फ की एक चादर बिछ गई थी। हड्डियां जमाने वाली तेज हवा चल रही थी। तापमान 0 से नीचे जा चुका था और सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे कठोर मौसम में पांव खुद ब खुद रुक जाते हैं। घर के ऊपर एक नजर डालते ही मेजर रिबू की नसों में की लहर दौड़ने लगी थी। मेजर रिबू से इशारा मिलते ही उनके साथी इस घर के लोगों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं और गांव के दूसरे छोर पर मौजूद मेजर सौरभ को भी रेडियो पर यह अपडेट तुरंत भेज दी जाती है। घर खाली होने के बाद मेजर रिबू के नेतृत्व में उनके 3 जवान घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उनसे थोड़ी दूरी पर सर्च ऑपरेशन कर रहे मेजर सौरभ अपने रेडियो पर कान लगाए अपने नाखून चबाने लगते हैं और ठीक 5 मिनट बाद ये फायरिंग शुरू होते ही आसपास मौजूद सभी टीम्स को कंफर्मेशन भेज दी जाती है कि आतंकियों के साथ कांटेक्ट हो चुका है। अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि आतंकी कहां छिपे हुए हैं, लेकिन तीनों एक ही घर में हैं या फिर अलग अलग ये कह पाना अभी भी मुश्किल था। इस समय रात के लगभग 1 बजे तापमान -8 डिग्री को छू रहा था और खासी बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी। इन सब के बीच मेजर रिबू के साथ घर के अंदर घुसा उनका एक जवान रेडियो पर एक अपडेट भेजता है। तीनों आतंकी यही हैं। एक को रिबू साहब ने मार दिया और बाकी दोनों घायल हो गए हैं, लेकिन फायरिंग कर रहे हैं। कमांडर साहब को और हमें भी गोलियां लगी हैं।
मिले होने के 4 मिनट बाद राष्ट्रीय राइफल्स की एक और सर्च पार्टी यहाँ पहुंच जाती है। इस टीम को 55RR के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल गुप्ता लीड कर रहे थे। लोकेशन पर पहुंचने के बाद जैसे ही लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल और उनके आदमी घर के अंदर घुसते हैं, उनकी नजर सबसे पहले फर्श पर उल्टे लेटे हुए मेजर रिबू के ऊपर पड़ती है। चोटिल हो चुके मेजर रिबू जो घर के दूसरे वाले कमरे की दिशा में बिना रुके फायरिंग कर रहे थे और उनके पीछे से उनके 3 जवान भी घायल अवस्था में जमीन पर लेटे हुए दुश्मन को भीषण प्रत्युत्तर दे रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल की टीम को देखते ही मेजर रिबू उनकी तरफ वहीं रुकने का इशारा करते हैं। उनसे अपने साथियों को बाहर निकालने के लिए कहते हैं और फिर आगे की तरफ रेंजते हुए अपने साथियों को पीछे आकर कवर देने का आदेश देते हैं। अभी लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल और उनके जवान मेजर रिबू के 2 साथियों को घर से बाहर निकालने में लगे हुए थे कि तभी दूसरे कमरे से फायरिंग कर रहे आतंकियों में से 2 बाहर बने तबेले की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही मेजर रिबू और उनका बड़ी हवलदार शिवराम भी दोनों के पीछे भाग पड़ते हैं और जैसे ही तबेले के सामने पहुंचते हैं, तबेले पर लगे लकड़ी के दरवाजे को चीरती हुई कई गोलियां इन दोनों भारतीय फौजियों के आर पार हो जाती हैं। गोलियां लगते ही मेजर रिबू अपने एक हाथ से अपने बड़ी को धक्का दे नीचे जमीन पर गिरा देते हैं और फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए अपनी राइफल से इस तबेले के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इस समय तक हर दूसरे क्षण के साथ मेजर रिबू की नजर मेरी पड़ती जा रही थी। उनका गला बुरी तरह सूख रहा था और सांसें लेना बहुत ज्यादा भारी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो तब तक फायरिंग करते रहते हैं जब तक तबेले के अंदर से आ रही गोलियों की आवाज पूरी तरह शांत नहीं हो जाती। और जब मेजर रिबू और हवलदार शेरराम को घर से बाहर निकाला जाता है, तब जाकर कहीं दोनों की चोटों का ठीक से पता चलता है। मेजर रिबू और उनके बड़ी दोनों को कई जगह हवलदार शेरराम की शरीर में किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं हो रही थी, लेकिन मेजर रिबू की सांसें अभी भी चल रही थी। भारी बर्फबारी के कारण घायल फौजियों को हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करना बिल्कुल भी संभव नहीं था, इसीलिए बिना उनके तीनों साथी 92 बेस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और ठीक 2:15 पर मां भारती के इंचार्ज सपूतों को डॉक्टर्स द्वारा बलिदानी घोषित कर दिया जाता है। आज उनका फोन क्यों नहीं आया अभी तक? भगवान जी सब ठीक तो है ना? प्लीज सब कुछ ठीक रखना। तभी उसका फोन बजने लगता है, लेकिन फोन की स्क्रीन पर दिख रहा नंबर मेजर रिबू का नहीं बल्कि 55RR के एक दूसरे ऑफिसर का था। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। वो मेजर विभूति को थोड़ी चोट लगी है। वैसे डॉक्टर उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं मैम, आप प्लीज टेंशन मत लीजिएगा। ये सुनते ही निकिता के आसपास की दुनिया स्लो मोशन में तब्दील हो जाती है। हर प्रकार की आवाज और शोर पूरी तरह शांत पड़ जाता है और निकिता के दिल में अपार गुस्से की एक लहर उठ खड़ी होती है। प्लीज आप मुझसे झूठ मत बोलो, प्लीज, आई बेग ऑफ यू। मुझे तो रात ही पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। देखिए, जो भी वो आए आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज। यह सुनते ही श्रीनगर से फोन कर रहा ऑफिसर बिल्कुल चुप हो जाता है और लाख प्रयास करने के बाद भी अपने रोने की आवाज निकिता से छुपा नहीं पाता। देखिए सर, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मुझे बस आप इतना बता दीजिए कि मैं उनकी बॉडी कब देख सकती हूँ, वो घर कब आ रहे हैं। निकिता की इतनी हिम्मत देखते हुए ऑफिसर अपनी आंखें पहुंचते हुए उसे बताता है कि मेजर रिबू के पार्थिव शरीर को पहले पालम एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और फिर वहां से शाम तक देहरादून। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन
सदेश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस सब के बीच रात के लगभग 8 बजे तिरंगे में लिपटा मेजर गू का पार्थिव शरीर देहरादून में उनके घर पहुंच जाता है। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। उसके अंदर चमत्कार की उम्मीद ने अभी भी दम नहीं तोड़ा था। उसे यह लग रहा था कि उसकी दस्तक सुन मेजर विभू स्वर्ग लोक के दरवाजे से भी वापस आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और 20 फरवरी 2019 की दोपहर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ इस शरीर को पंच में जाता है।